नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की ये बड़ी बैठक 23 जून को पटना में होनी है। महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। नीतीश कुमार ने सबको बुलावा भेजा और लगभग 18 पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, इसके अलावा उद्धव ठाकरे, कई सारे लोग हैं जो बिहार आ रहे हैं। जेडीयू की ओर से भी जो जानकारी है, नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहेंगे, लालू प्रसाद भी रहेंगे, महबूबा मुफ्ती भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में इस विपक्षी एकजुटता की मुहिम को नीतीश कुमार मजबूती देने में जुटे थे। अब कितनी मजबूत हो पाएगी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जब तय हो चुकी तारीख 23 तारीख को सभी लोग आ रहे हैं। आप भी लगभग हफ्ते भर के बाद आज पटना पहुंचे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। क्या हलचल है, कितना सफल होने वाला है ये बैठक? देखिए आलोक, मैं दिल्ली में लगातार कई लोगों से मिलता रहा, कई पॉलिटिकल पंडितों से भी मिला। उन्हें तो संदेह है कि पटना में होने वाली बैठक में लोग शामिल तो जरूर होंगे। ममता बनर्जी भी आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, 1 to 1 की फाइट कैसे होगी, इस पर दिल्ली को शक है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इतनी गांठें हैं ना, और कांग्रेस के मिजाज में जो जमींदारी है, वह दोनों परेशानी का कारण है। देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी का पटना से क्या रिश्ता रहा है, यह भी आपको बताना चाहते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था जी। मतलब कल ही उनका बर्थडे था जी। तो आपको यह जानना चाहिए, यदि इतिहास में आप दिलचस्पी रखते हैं, कि 19 जून 1970 को जब राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में हुआ था, तब उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पटना में थी जी। और दोपहर के 2:24 का वक्त है जब राहुल गांधी का जन्म हुआ। तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री पटना में क्यों थी जी। जिसे आप गांधी सेतु कहते हैं, महात्मा गांधी सेतु, उसका शिलान्यास किया जा रहा था, मतलब निर्माण कार्य का प्रारंभ हो रहा था जी। और वह जमाना कोई मोबाइल का जमाना नहीं था, वह जमाना कोई बहुत तेज संचार माध्यमों का जमाना नहीं, टेक्नोलॉजी का नहीं था। हाँ, और इतनी सुरक्षा के इंतजामात भी नहीं होते थे कि प्रधानमंत्री के पास पहुंचने में बहुत अड़चन आती हो। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी तो वहाँ सभा स्थल पर थे। जानकारी अधिकारियों के पास पहुंची थी पटना में राहुल गांधी के जन्म की खबर कि इंदिरा गांधी दादी बन गई। लेकिन समस्या ये थी कि यह खुशखबरी कैसे प्रधानमंत्री को स्टेज पर दी जाए जी। अधिकारी जा नहीं सकते थे। तब आर्यावर्त के संपादक थे रामजी मिश्र मनोहर जी। बहुत ही प्रतिष्ठित। तो अधिकारियों ने उन्हें कहा कि यह जानकारी जाकर दे दीजिए, आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दे दीजिए। जी। तो रामजी मिश्र मनोहर वो पत्रकार थे जो राहुल गांधी के जन्म की खबर जाकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिए थे। रामजी मिश्र मनोहर के बेटे ज्ञानवर्धन मिश्र आज भी बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, ठीक है ना। तो राहुल गांधी का नाता, रिश्ता, सूचना का पटना से है। और आपको यह बताएं कि क्यों दिल्ली के पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि गांठ है। आज आपने देखा ही कि स्टालिन ने जायका खराब कर दिया है बैठक का। MS स्टालिन, हाँ, आएंगे नहीं आएंगे यह घेरे में है। तेजस्वी यादव को जाना पड़ा है, नीतीश कुमार नहीं गए। KCR जो स्वयं भी दिल्ली की रेस में मानते हैं, सबसे पहले वही आए थे, वे भी बैठक में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, पटना की बैठक का प्रस्ताव कैसे आया था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिलने को कोलकाता गए थे, पश्चिम बंगाल। हाँ, और ममता बनर्जी ने ही कहा कि आप आगे बढ़िए, पहल कीजिए, और एक मीटिंग जो है सभी की गेट टुगेदर पटना में ही रखिए। और इसी आधार पर मीटिंग तय की गई। पहले 12 जून को मीटिंग होनी थी, लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति के कारण नहीं हुई। लेकिन देखिए, इस बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि 1 to 1। देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वह बीजेपी के गोद में बैठी है
और बीजेपी जो है वह कांग्रेस की गोद में बैठी है। देखिए पश्चिम बंगाल का समीकरण क्या है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में है और वहाँ लड़ाई सीपीएम के साथ होती है। और अभी जो पंचायत चुनाव वहाँ चल रहे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, इस तैनाती के खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज ही झटका लगा है बंगाल सरकार को कि चुनाव का मतलब हिंसा नहीं, यह समझाया गया है। तो टीएमसी वहाँ पंचायत चुनाव में टीएमसी की सत्ता, लेकिन सीपीएम जो धुर विरोधी है ममता बनर्जी की, उसके साथ कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है। तो ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कांग्रेस को कि यदि आपको लेफ्ट के साथ चलना है तो मेरे लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, मैं आपको कोई सहयोग करने को तैयार नहीं हूँ। तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या बंगाल लड़ना छोड़ देगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में दो बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। अब देखिए अरविंद केजरीवाल एक बड़े चेहरे। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या शर्त रख दी है? उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज। उन्होंने अभी दिल्ली में कहा कि यदि कांग्रेस यह ऐलान कर दे कि वह दिल्ली में लोकसभा की सीटों का चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अभी हम मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस दिल्ली ही न लड़े। 7 सीटें हैं वहां पर। हाँ ठीक है, जितनी सीटें, दिल्ली है ना, देश की राजधानी है। तो यह तल्खी इतनी तेज आगे बढ़ी कि कांग्रेस ने आईना दिखाया। कांग्रेस ने आईना दिखाया कि आपने कर्नाटका में भी चुनाव लड़ा, लेकिन आपका जो वोट प्रतिशत है वह नोटा से भी कम है। तो देखिए इस तल्खी में कहाँ 1 to 1 की बात हो सकती है, और जब 1 to 1 की बात नहीं होगी तो फायदे में बीजेपी ही होगी। आप देखिए जो चर्चा हम बार बार करते हैं कि राहुल गांधी की जमींदारी या राहुल गांधी का जमींदारी मिजाज खत्म नहीं होता है, कि दिल्ली में अपना शासन बहाल रखने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने एक अध्यादेश लाया। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन हासिल करने के लिए कि यह गलत है। नीतीश कुमार ने भी कहा था, ललन सिंह ने भी कहा था, और कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने कहा था। तो अरविंद केजरीवाल की चाहत हुई कि हम इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं की। तो सोचिए ये मिजाज है, ये गांठ है। अब क्यों नहीं मुलाकात की? तो वजह बताई गई कि पंजाब और दिल्ली की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वह यह नहीं चाहती है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जब पटना में ये सारे नेता बैठेंगे, ममता बनर्जी साथ साथ बैठती हैं कि आमने सामने बैठती हैं, ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल साथ साथ बैठते हैं या आमने सामने बैठते हैं। देखिए बैठक के भीतर क्या होगा यह पता कर पाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वैसे नेता शामिल हो रहे हैं जिनके यहाँ मीडिया की दूरी है, ठीक है ना? और आपने देखा ही कि जीतन राम मांझी को यह कहकर नीतीश कुमार ने अलग कर दिया कि मैंने कहा था कि या तो आप विलय कर लीजिए या अलग चले जाइए, और आपने ही सवाल पूछा था तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि बेवजह बैठक में शामिल रहते और जो फैसले होते उसकी जानकारी तुरंत बीजेपी को दे। राजभवन उन्होंने बाइट दी थी। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, देखिए नवीन पटनायक तो पहले से ही अलग हैं। अब देखिए यूपी, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें बंगाल में है 42। वहाँ सामंजस्य बैठना आवश्यक है, लेकिन यह असंभव सा दिखता है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि पहले तो रहा है यूपी को ये 7 पसंद है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी दिखी थी, 17 में वो फेल हो गए। हाँ देखिए उसी पर मैं आ रहा हूँ कि अब यूपी में देखिए, यूपी में मायावती, अखिलेश और कांग्रेस तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ तीसरा भी तो होगा। और देखिए कांग्रेस अपनी ताकत को जो हालात हैं उससे अधिक समझती है। 3 महीने पहले अखिलेश यादव ने कहा था
कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी पार्टी है। देखिए, मैं यूपी के कई लोगों से बातचीत कर रहा था कि मायावती की पार्टी की अभी बैठक हुई थी, पार्टी के भीतर कांग्रेस के साथ चलने पर चर्चा हुई, निर्णय नहीं हुआ। तो कांग्रेस के साथ मायावती चलेंगी तो अखिलेश यादव ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी है। सपा के नेताओं से हमारी चर्चा में यह बात निकली कि वे मानते हैं कि सिर्फ 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ने को हकदार है यूपी में, लेकिन कांग्रेस समझती है कि यूपी में सबसे अधिक सीटें उन्हें ही चाहिए। तो कहाँ होगा? आपने 2017 के चुनाव की बात कर दी, यूपी विधानसभा के चुनाव की बात, नारा दिया गया था यूपी को ये 7 जी। तो आज भी समाजवादी पार्टी को इस बात का मलाल है कि हमने उन्हें 105 सीटें दे दी थी लड़ने के लिए, 105, और इसका बड़े पैमाने पर नुकसान हमें झेलना पड़ा। देखिए, बैठक चाहे जो हो, इसका मलाल तो बिहार में आरजेडी को भी है। आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि 2020 में हमने 70 सीटें लड़ने को न दी होती तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते, तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, बिहार में बगैर नीतीश कुमार के महागठबंधन की सरकार होती। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 70 सीटें दी गई थी और 19 वो जीते थे। जी, 19 जीते, पहले से भी कम हो गए, सीटें अधिक ली, हुए कम। पिछली बार 40 में 27 था जी, जब नीतीश कुमार के साथ थे। 27 या 22? 27 था और फिर 70 में 19 हो गए। 70, और जब 70 सीटें ले ली तो आपने देखा ही कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। पटना के उम्मीदवार को समस्तीपुर में लड़ा रहे खोज खिलाना पड़ा था, भागलपुर के उम्मीदवार को पटना में लड़ा रहे थे, पटना के उम्मीदवार को नालंदा ले जाकर लड़ा रहे थे, जिन्हें कोई जानता पहचानता तक नहीं था। तो अब राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस की बड़ी बात होगी। आज महागठबंधन के भीतर जब चर्चा करते हैं हम और आप, तो ये पता चलता है कि 2, 3, 4 बहुत हुआ तो 4 सीटें, लेकिन 2019 में 9 सीटें इन्होंने ली थी, 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हमने तो 1 सीट जीती, आरजेडी तो नील बट्टा सन्नाटा, 0। हाँ, 0। लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे ना, ठीक है ना, वोट किसको कितने पड़े, वोट किसको कितने मिले, और आपकी जो जीत हुई उसमें क्या आरजेडी का योगदान नहीं था, यह देखना होगा। तो गांठ इतनी है, कलेजे के भीतर दर्द इतना है। और दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बीजेपी का परचम तो बहुत लहराता नहीं है, तो वहां लड़ाई या तो आपस में है 2 क्षेत्रीय दलों के बीच, या फिर कांग्रेस। जब लोकसभा चुनाव होता है तो लड़ाई कांग्रेस से ही होती है दक्षिण भारत के प्रदेशों में, और किसकी लड़ाई होती है? उन क्षेत्रीय दलों की। तो वे कांग्रेस के सामने घुटने नहीं टिकना चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा कहेगी कि मुझे अधिक सीटें चाहिए, रुबाब में। हाँ, ठीक है, जो हम कहते हैं जमींदारी। तो दिल्ली के पॉलिटिकल पंडितों को लग रहा है कि देखिए, पटना में बैठक होगी, आगे भी बैठक हो सकती है, कोई यूपीए का चेयरपर्सन भी बन सकता है, शायद नीतीश कुमार ही बन जाए, क्योंकि वे सभी से बात करने की स्थिति में हैं और वे सम्मान के हकदार हैं, ठीक है ना, उन्होंने प्रयास किया है, तो बन जाए। लेकिन चुनाव आते आते क्या सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? 1 to 1 हो पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, और यदि इस चुनौती से नहीं निपटेंगे तो बीजेपी फिर से नारा दे ही रही है, अब की बार 400 पार। देखिए, 400 पार करना कितना आसान है, कितना कठिन है। 1 to 1 की स्थिति में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी खिचड़ी पकी नहीं है, और खिचड़ी कैसे पकेगी? अभी तो आज 23 जून को ही जलेगी। हाँ, आज 23 जून को ही देखना होगा कि वो आग कितने लंबे समय तक जाती है, और उसके बाद फिर नतीजे जो है वो निकल कर आएंगे। 23 जून को होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें रहेंगी, हमारे भी कैमरा में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, हर तस्वीर से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन देखना होगा क्या सच में 1 to 1 की जो बात हो रही है, एक महागठबंधन का उम्मीदवार खड़ा होगा एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ, क्या ये सफल हो पाएगी रणनीति? क्या रणनीति बन पाएगी? नीतीश कुमार की विपक्षी गिरता की मुहिम कितनी धार चढ़ पाएगी? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।